देखो 9th का केमिस्ट्री, ये पार्ट जो है पार्ट 31, पहला चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ में। तो 31 में ये सब वैज्ञानिक कारण है। इसका वाष्पन के बारे में इससे पहले वाला 2 पार्ट में अच्छी तरह डिटेल में बतला दिए हैं। तो वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है क्यों? दूसरा क्वेश्चन, सुराही का पानी पिया है तुम लोगों ने? जल कभी नहीं आज तक पिया है? घैला अलग होता है, सुराही अलग होता है, मार्केट में मिलता है, गर्दन उसका लंबा होता है, ऐसे होता है नहीं जी, गर्दन लंबा होता है ना। तो इसमें गर्मी के टाइम में पानी रखोगे ना तो पानी ठंडा हो जाता है और लगेगा ऐसे जो फ्रिज का पानी पी रहे हैं, समझा? तो सुराही का जल ठंडा होता है क्यों? हथेली पर स्पिरिट रखोगे, बोलो स्पिरिट भी नहीं देखा है कोई? इंजेक्शन जो देता है स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है, इंजेक्शन दे देने के बाद ऊपर से थोड़ा स्पिरिट लगा दिया जाता है, या पहले भी गंदगी को साफ करने के लिए। तो हथेली पर लोगे ना स्पिरिट या ईथर बेहोश करने वाला होता है, तो हथेली पर ठंडक महसूस होगा। गर्मी के दिनों में ऊनी कपड़ा पहन करके देखो, कपास का कपड़ा यानी सूती वस्त्र बनता है कपास से, समझा ना, कॉटन। तो गर्मी के टाइम में सूती वस्त्र पहनोगे तो थोड़ा ठंडक महसूस होगा अन्य कपड़े के तुलना में। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले, वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है क्यों? तो तुम लोगों को पहले ही बतला चुके हैं। मान लो ये कोई बर्तन है, या मान लो तालाब ही है, या कोई गड्ढा है, तो इसमें पानी है। तो पानी का जो ऊपरी सतह होता है, तो वाष्पन में, ये वेपोरेशन में तुम लोगों को बतलाए हैं हमेशा, जो द्रव के सतह से वाष्पन की क्रिया होती है, ये बतलाए हैं ना। सतह से ही क्यों होती है? क्योंकि सतह के ऊपर में एयर है, वायुमंडल है, समुद्र के सतह के ऊपर में एयर है। अगर हम लोग एक गिलास पानी ले, एक गिलास पानी को टेबल पर रख दो, कहीं भी रख दो, ओपन होना चाहिए, इसका ऊपरी भाग खुला होना चाहिए। तो उस पानी के सतह के ऊपर भी वायु है, वायुमंडल है। तो इसीलिए ऊपरी सतह से ही होता है। इसको रास्ता चाहिए ना भागने के लिए, वाष्पन की क्रिया जो होगी तो ऊपरी सतह के अलावा और कहीं से हो ही नहीं सकती है ना ऐसी बात। ये बर्तन है तो इधर तो बंद है, तो कैसे होगा? तो ऊपरी सतह से ही होता है, जो ओपन पार्ट होता है, खुला पार्ट होता है। तो वाष्पन की क्रिया में ठंडक महसूस होती है। जैसे इसमें तू बर्तन में तू पानी रख दोगे, तो पहले ये बतलाओ तो इसको कई परत में बांट दो। मान लो ऊपर वाला परत एक ठो है, फिर दूसरा परत है, तीसरा परत है, चौथा परत है। इसको ऐसे हम लोग समझेंगे, जो एक कॉपी है तो कॉपी का एक एक पन्ना उलटते जाएंगे तो हर एक पन्ना का ऊपरी सतह होगा। तो सेम कंडीशन जाड़े के टाइम में देखना, जाड़े के समय में जैसे 3-4 आदमी सो जाओ एक रजाई के भीतर, या मान लो रजाई नहीं है, ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा गर्म किस व्यक्ति को लगेगा? ब्रेन लगाओ। जैसे 4 आदमी सोया हुआ है ना, जाड़े के टाइम में सब सट करके ही सोता है। देखो 4 आदमी अगर एक साथ सो जाओ किसी बेड पर, तो महसूस करोगे ऐसा, जो बीच वाला आदमी को ठंडा कम लगता है और साइड वाला को ठंडा अधिक लगता है। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। तो कहने का अर्थ ये, तू कोई भी सामान ही रखोगे, इसमें तू मतलब अनाज ही रख दो ना, चावल गेहूँ कुछ भी रखना है, तो जो जितना नीचे है उस पर उतना प्रेशर पड़ रहा है, दबा रहा है, और वो भाग उतना ही गर्म होता है नीचे वाला, समझ गया? तो ये कहीं पर पानी जो है, तो उसके ऊपरी सतह पर जो वायु के संपर्क में है, तो ऊपरी सतह के जल के कण ये भीतरी भाग से उष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी प्राप्त करता रहता है, समझ रहा है? अभी बतलाए 2 आदमी 3 आदमी सट करके सोता है, तो बीच वाला आदमी दोनों ओर से उष्मा ऊर्जा ग्रहण करता है। तो बीच वाला आदमी का बॉडी जो है थोड़ा ज़्यादा गर्म रहेगा सबसे साइड वाला व्यक्ति के तुलना में।
तो इसी तरह आंतरिक भाग में जो है ऊपरी सतह के तुलना में ज़्यादा हीट एनर्जी रहता है, और जो ऊपरी सतह पर वायु के संपर्क में है, ऊपरी सतह के जल के अरबों खरबों कण, इसको नीचे वाला भाग से हीट एनर्जी मिलता रहता है, जिसके कारण सतह के ऊपरी भाग के कण का गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। दूसरी बात, वायु के संपर्क में रहने के कारण ऊपरी कणों का घर्षण एक दूसरे से टकराता है, इसके चलते, और आंतरिक भाग से जो ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करता रहता है, इसके चलते ऊपरी भाग का गतिज ऊर्जा, ऊपरी भाग में जितने कण है उसका गतिज ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाता है, और ये वायु में जल के सूक्ष्म कण, वाष्प क्या है, जल वाष्प, अत्यंत सूक्ष्म कण के रूप में ये वायु में विलीन होने लगता है। तो आंतरिक भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो ऊष्मा ऊर्जा आंतरिक भाग से ग्रहण करने के कारण भीतर का हीट एनर्जी कम होगा ना, तो ये पानी ठंडा होगा कि नहीं भीतरी भाग का। तो वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, क्यों? कारण समझा इसका आंसर। वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, क्यों? वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होने का कारण है, किसी भी द्रव के सतह से ही हमेशा वाष्पन होता है, और द्रव के सतह पर स्थित असंख्य द्रव के सूक्ष्म कण को द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होता रहता है, जिसके कारण सतह पर स्थित कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। जब पानी गर्म होता है तो देखना पेंदी से बुलबुले के रूप में ऊपर की ओर ये छोटा छोटा कण आता रहता है। किसी भी बर्तन में देखोगे खाना बनाने के समय में, ये सब प्रैक्टिकल बात है, कई बार देखा होगा। पानी को गर्म करोगे ना तो धीरे धीरे जब गर्म होगा तो ये पानी कण के रूप में ऊपर की ओर उठने लगता है, यानी मूवमेंट, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसा तो लोग महसूस किया होगा, ऐसी बात नहीं है खाना बनाते हुए अभी तक किसी को नहीं देखा होगा। ठंडा कैसे होगा वाष्पन? तो वाष्पन की क्रिया जब ऊपरी सतह से होगी तो इसको, हाँ, नीचे से इसको हीट एनर्जी ऊपरी सतह के कणों को मिलता रहता है। जब ये हीट एनर्जी मिलेगा एक, और दूसरी बात, सतह के सभी कण वायु के संपर्क में है, तो वायु के संपर्क में रहने के कारण, और ये द्रव के कण तो अस्थिर रहते नहीं हैं, मूवमेंट में गतिशील होते हैं, एक दूसरे से टकराते भी हैं, सतह से भी टकराते रहते हैं। तो हीट एनर्जी नीचे से मिलता है, और वायु के संपर्क में रहने के कारण ऊपरी सतह के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा का मतलब समझा? अभी ये कलम देखो अस्थिर है, इसको फेंकेंगे तो गति में आएगा, तो जो ऊर्जा इसमें आएगी इसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। अस्थिर है तो इसमें एनर्जी है तो स्थितिज ऊर्जा है। तो सतह के कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि अपने आंतरिक भाग से ये ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करता रहता है, जिसके कारण सतह पर स्थित द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है, और ये अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाने लगता है। तो हीट एनर्जी भीतर से लेगा तो भीतर में हीट एनर्जी कम होगा कि नहीं होगा? धूप में तुमको ज़्यादा धूप लगेगा, क्योंकि सीधे बॉडी पर धूप पड़ रहा है। और ठंडा में आ जाओगे रूम में तो देह ठंडा हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। हाँ, कहने का मतलब भीतर से एनर्जी, हीट एनर्जी ऊपरी वाला सतह का कण लेगा तो हीट एनर्जी घटेगा ना जी, घटे, और नीचे वाला का हीट एनर्जी घटेगा। हीट एनर्जी घटेगा तो हीट, ऊष्मा का संचार, यानी जाना कहाँ से कहाँ, ऊष्मा का संचार उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, बतला दिए हैं ना। इसको हीट कहाँ से आएगी? नीचे वाला को फिर इसे गैस से अब्जॉर्ब करना होगा, कुछ न कुछ हीट तो होगा ना। ऊपर वाला के पास कुछ न कुछ हीट तो जरूर, हाँ होगा, लेकिन ऊपर वाला सतह से वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, कणों का वाष्प के रूप में बदलना जारी है,
और नीचे वाला में तुलनात्मक रूप से ऊपरी सतह से थोड़ा सा ज़्यादा हीट नीचे की ओर रहता है। क्योंकि देखो ऊपरी सतह से मतलब इसको द्रव को कई सतह में तू बांट दो, कई लेयर में बांट सकता है ना, कई लेयर में। अब यहीं पर मान लो इसी बर्तन में छोटा सा ये देखो चिप, अभी यहाँ तक पानी है, ठीक है। इसको एक सतह मान लिए, मान लो ये 1 इंच की दूरी है, फिर इस पर 1 इंच पानी मतलब कुछ पानी और दो जो 1 इंच ऊंचाई फिर बढ़ जाए, तो ये 1 इंच के ऊपर दूसरा 1 इंच का पानी का सतह है। तो ये वाला सतह का प्रेशर ये नीचे वाला पर पड़ रहा है, फिर ऊपर वाला 1 इंची वाला लेयर अलग मान करके चलो, ये तीसरा लेयर। तो पहले पर पहला ये इसका दोनों का प्रेशर है, लेकिन सबसे ऊपर में जो है ऊपरी सतह के कण, इस पर तो सिर्फ वायु का प्रेशर है, वायुमंडल का, जबकि सबसे निचले वाला पर वायुमंडल का प्रेशर तो तमाम पर है, लेकिन सबसे निचले वाला लेयर पर दूसरे लेयर का प्रेशर है, फिर इसके ऊपर तीसरे लेयर का। तो एक आदमी को जैसे कोई पीटता है, 25-30 आदमी उसके देह पर चढ़ गया तो गर्मी इसको ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। सोने के क्रम में ही अभी तो ठंडा आ गया है ना, एक दूसरे से सट करके बोले ना सो गई, ये 4 आदमी है, 2 आदमी सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस करेगी, साइड वाला से तुलना में करेगी ना, क्योंकि पैक दोनों ओर से दबाया हुआ है, तो नीचे वाला लेयर ऊपर से दबाया हुआ है, इसी के कारण जो है नीचे के लेयर की ऊष्मा ऊर्जा अधिक होती है। समझा बात को? तो ये वाष्पन की क्रिया में ऊपरी लेयर जो है ये नीचे वाला लेयर से ऊष्मा ऊर्जा ये प्राप्त करता रहता है। समझ रहे हैं बात को? ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करके इन कणों का जो ऊपरी सतह पर है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये इसके सूक्ष्म कण गतिज ऊर्जा के कारण बाहर भागने लगता है। वायुमंडल में गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो आकर्षण बल को तोड़ करके ऊपरी सतह का कण वायु में प्रवेश करने लगेगा वायुमंडल में, जिसको हम लोग वाष्पन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो भीतर वाला का टेम्परेचर घटेगा तो ठंडक महसूस होगा, यानी हीट एनर्जी कम होगा, शरीर में से बुखार कम होने लगेगा, तो शरीर ठंडा होने लगता है। नहीं सी बात? हाँ, ऊपरी सतह को कितना मानोगे, ऊपरी लेयर को, यानी नीचे में सब पानी का तापमान गिरेगा हीट एनर्जी के चलते, तो ये पानी ठंडा लगेगा। वाष्प तो वायुमंडल में जा रहा है, बन रहा है, तो ये पानी धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा ना, तो ठंडक महसूस होगा ना, उंगली डालने पर ये पानी धीरे धीरे ठंडा महसूस होगा। तो वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, क्यों? तो इसका आंसर हम लिखें। पहले क्वेश्चन का वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है क्यों, आंसर लिख दिए हैं। क्या होता है तो आंसर लिख दिए हैं। तो सुराही तो लोग में से कुछ आदमी देखा ही होगा, सुराही की संरचना 100% प्योर मिट्टी से नहीं होती है, उसमें देखना एक स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है जिसमें कुछ चमकीला कण देखोगे तू लोग। तो सुराही जो बन जाता है तो उसमें सूक्ष्म छिद्र होता है सुराही के चारों ओर, ऐसा छिद्र जो नग्न आँखों से नहीं दिखलाई दे, ऐसे छिद्र को हम लोग सूक्ष्म छिद्र कहेंगे। तो मान लो ये सुराही है, इसमें पानी जो रखोगे तो सुराही के चारों ओर सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इन सूक्ष्म छिद्रों से ये जल के कण सुराही के बाहरी सतह पर आ जाता है। समझ गया? और जब ये बाहरी सतह पर आता है, बाहरी सतह का अर्थ क्या हो गया, जैसे ये मान लो सुराही है तो बाहरी सतह ये इस पर जल के सूक्ष्म कण सूक्ष्म छिद्रों द्वारा आ जाता है। इसके कारण जब ये बाह्य सतह पर आता है तो वाष्पीकरण होने लगता है, वाष्पन की क्रिया। ये वाष्पन की क्रिया जो होती है तो इसको आवश्यक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, हीट एनर्जी। तो भीतर में जो जल स्थित है ना, इनके कणों से इसके बाह्य सतह पर स्थित कणों को ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है, जिसके कारण बाह्य सतह पर निकले हुए सूक्ष्म कणों का, जल के कणों का
वाष्पीकरण होने लगता है। तो ये वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पन की क्रिया, तो इसके लिए इसको आवश्यक उष्मा ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो सुराही के भीतर स्थित जल से। तो जल का टेम्परेचर भीतर में घटेगा, और जल का टेम्परेचर घटेगा तो सुराही का जल कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। बोलो तो इसमें कुछ पूछना है? पूछो। मान लो सुराही है, कल्पना करो यही है सुराही। सुराही का ये ऊपर वाला ये पोर्शन है और नीचे ऐसे होता है गेंद जैसा, फुटबॉल जैसा गोल। तो इसका जो बाहरी सतह होता है ना, बाहरी सतह, ये संपूर्ण सुराही के बाहरी सतह पर सूक्ष्म छिद्र होता है जो हमें नंगी आंखों से यानी खुली आंखों से नहीं दिखलाई देती है। इन सूक्ष्म छिद्रों से भीतर के जल के कण बाहर आकर के सुराही के बाह्य सतह पर आ जाता है। जब ये बाह्य सतह पर आता है तो इसका वाष्पन होने लगता है। तो वाष्पन होने के लिए इसको हीट एनर्जी भीतर के जल से मिलता है। कहोगे ये तो मतलब बाह्य सतह पर है, भीतर के जल से इसका संपर्क नहीं है, ये शंका हो रहा होगा, पता है ना? हाँ, अब इसको सुराही जो है इसके बाह्य सतह यानी मान लो ये सुराही है तो कुछ न कुछ हल्का मोटाई होगा न जी, हल्की मोटाई तो होगी ही। अब यहाँ पर मान लो सूक्ष्म छिद्र है, थोड़ा इसमें तो बड़ा दिखलाई देता है, कल्पना करो यही सब सूक्ष्म छिद्र है। तो यहाँ जो कण है तो इसके पीछे में भी तो जल का कण है, इसके पीछे में भी है, भीतर में इन कणों का संपर्क जो बाह्य सतह पर है। सूक्ष्म छिद्र में देखो तो यहाँ से यहाँ तक जल के कण ही न भरे हुए हैं। पहले इस कण का वाष्पीकरण होगा, इसी तरह दूसरे कण का, तीसरे कण का। तो इस कण के बारे में सोचो, इसके पीछे में संपर्क में दूसरा जल का कण है, फिर पीछे में तीसरा है, पीछे में चौथा है। इसी तरह से ये बाह्य कण जो है इसका संपर्क कणों के माध्यम से ही भीतर वाला पानी से, तो बाहर वाला जो है ये कण, इसको उष्मा ऊर्जा भीतर के कणों से मिलता रहता है। बाहर मतलब बाहर में कम रहता है, पानी कम सतह पर तो कम ही रहेगा ना। जैसे हाथ से ऐसे करोगे ऐसे तो हाथ थोड़ा सा लगेगा भीग गया है, तो बाहर का पानी का तापमान कम रहता है। हम बाहर ये सतह पर जो है ये भीतर के मतलब अभी ना इससे पहले वाला हम बतलाए थे, इसका टेम्परेचर जो है ये बाह्य कण जो हवा के संपर्क में है, तो हवा के संपर्क वाला को भीतर वाला से उष्मा ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि निम्न तल होगा तब दे जाएगा। हाँ, उष्मा का तल थोड़ा सा भीतर में ऊंचा है बाहर के तुलना में, जिसके कारण उष्मा का संचार उच्च तल से निम्न तल की ओर होगा। हमेशा ऊंचे रहता है ना अंदर वाला। हाँ, समझ। तो उष्मा ऊर्जा इसके सतह पर स्थित जल के कणों को उष्मा ऊर्जा भीतर वाला जल से मिलेगा। तो भीतर वाला जल का उष्मा ऊर्जा कम होगा, और कम होगा तो भीतर का पानी ठंडा होगा। मान लो कोई सूक्ष्म छिद्र नहीं है, तो जैसा पानी रखोगे, गर्म पानी रखोगे तो ये ढक्कन को बंद कर दोगे तो भीतर वाला और बाहर वाला, बाहर में वायुमंडल है, तब तो उष्मा का संचार होगा। उष्मा का संचार 3 ढंग से होता है, चालन, वाहन, विकिरण, ये सब अलग चैप्टर है। फिलहाल इसको समझा ना। इसके बाह्य कणों पर स्थित, बाह्य सतह पर स्थित कणों को भीतर वाला भाग में जो जल है उससे उष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है, और बाह्य कण ये सतह पर स्थित कणों का वाष्पीकरण होता रहता है। भीतर वाला से उष्मा प्राप्त होगा तो भीतर वाला का टेम्परेचर डाउन होगा तो ठंडा लगेगा। तो ये कारण समझा। मिट्टी के सुराही में अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों से जल के कण सुराही के बाहरी सतह पर चले आते हैं। ठीक है। वाष्पन की क्रिया के कारण ये जल कण जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। इन असंख्य जल कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक उष्मा ऊर्जा सुराही के जल से प्राप्त होता है। समझ रहे हैं ना। फलस्वरूप सुराही के जल का तापमान घट जाता है और सुराही का जल ठंडा हो जाता है। तो इस तरह इस पार्ट में 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा चौथा भी इसी तरह से मतलब सेम
थ्योरी पर आधारित है। अगले पार्ट में ये दोनों को बतलाते हुए आगे की बात बतलाएंगे।